आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार का मूड देख लेते हैं। और बाजार का मूड आपको एक रेंज वाला ही दिखाई देगा और फिलहाल 17,263 पर निफ्टी कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी मिड कैप्स भी जो रिकवर हुए थे वहां भी अब वापस ऊपरी स्तरों से नीचे के ट्रेड्स आपको दिखाई देंगे। तो एक ऊपर नीचे का सेशन फिलहाल दिख रहा है क्योंकि बैंक निफ्टी ने भी जो 80-90 अंकों की बढ़त बनाई थी वो अब जा चुकी है और बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है। सिमिलरली मिड कैप इंडेक्स भी अब बिल्कुल फ्लैट है। एक समय में हमने 0.5% तक की मजबूती भी मिड कैप इंडेक्स में आते हुए देखी थी। तो चलिए पहले तो संकेत देख लेते हैं इस वक्त के और उसके बाद आपको बाजार की बड़ी बातें बताएंगे। एशियन मार्केट्स पर नजर डालेंगे, यूरोपियन मार्केट्स भी खुलने वाले हैं, वहां भी एक नजर रहेगी। निकेई 1.5% नीचे, शंघाई में 2.25% का फॉल है, हैंग सेंग 2.5% नीचे कारोबार करते हुए। इसके अलावा कॉस्पी भी 0.5% नीचे है। तो गिरावट आपको एशियन मार्केट्स में दिखेगी और डाउ फ्यूचर्स भी कोई बहुत अच्छी इंडिकेशन फिलहाल दे नहीं रहे हैं क्योंकि अमेरिका के फ्यूचर्स में डाउ फ्यूचर्स 167 पॉइंट नीचे है, यानी परसेंटेज टर्म्स में आप मान के चलिए 0.5% की गिरावट है। नैस्डैक फ्यूचर ज्यादा कमजोर है, यहाँ पर अब 108 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। परसेंटेज टर्म्स में अगेन ही ऑलमोस्ट 1% का फॉल है। तो कोई बहुत अच्छे इंडिकेशंस आपको फिलहाल इंटरनेशनल मार्केट से नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में अब तक की बड़ी बातें क्या है वो देख लेते हैं और उसके बाद आपको ट्रेड भी समझाने की कोशिश करेंगे क्या रिमेनिंग सेशन के लिए हो सकता है। तो बाजार में उतार चढ़ाव अब तेज हो गया है। निफ्टी 17,200 के ऊपर टिका हुआ है। 17,200 से 17,300 के बीच में हमने आज कारोबार करते हुए देखा है निफ्टी को। निफ्टी बैंक फ्लैट है, नीचे से हालांकि 300 अंकों तक का सुधार हमने निफ्टी बैंक में आते हुए देखा था, लेकिन अब वापस फ्लैट हो चुका है निफ्टी बैंक। मिड कैप्स में भी हम फ्लैटिश टोन पर ही ट्रेडिंग होते हुए देख रहे हैं। आज आपको मेटल्स, रियल्टी, ऑटो स्टॉक्स में दबाव दिखेगा। ब्रेंट क्रूड जो $100 के नीचे फिसला है, उसके बाद पेंट स्टॉक्स, टायर स्टॉक्स में खरीदारी आते हुए देखी है। मिड कैप्स में सरकारी बैंकों में काफी तेज रौनक है। मिड कैप आईटी स्टॉक्स थोड़े से कमजोर आपको दिखेंगे। तो ये है फिलहाल स्थिति। इस बीच फटाफट से जुबिलेंट फार्मोवा का स्टॉक को लेकर आते हैं, जहां पर जो कंसोलिडेटेड मुनाफा है वो 160 करोड़ से घटकर सिर्फ 47 करोड़ रह गया है। स्टॉक 17 रुपए नीचे फिलहाल कारोबार करते हुए आपको दिखाई देगा और यहाँ पर एक स्लाइड ऊपरी स्तरों से आते हुए दिख रहा है। 356 के लेवल्स हैं। 160 करोड़ से घटकर 47 करोड़ का मुनाफा पोस्ट किया है जुबिलेंट फार्मोवा ने। गाबा साहब हमारे साथ बने हुए हैं। गाबा साहब, पहले तो जुबिलेंट फार्मोवा पर एक राय दीजिए। रिजल्ट्स वीक हैं, उसी का रिएक्शन स्टॉक में आते हुए दिख रहा है। 4.5% नीचे अब आ चुका है क्योंकि सिर्फ प्रॉफिट से नहीं, आय में भी कमी रही है। 1635 करोड़ से घटकर आय भी 1442 करोड़ आई है। क्या व्यू इस रिएक्शन के बाद जुबिलेंट फार्मोवा में? स्ट्रक्चर तो वीक है, गुड आफ्टरनून टू यू दीपाली, लेकिन और भी गिरावट देख सकते हैं क्योंकि जो अपर रीजन पे जो सेलिंग आया है उसके हिसाब से लगता है बेसिक स्ट्रक्चर में वीकनेस है और शॉर्ट टर्म में भी वीकनेस है जुबिलेंट फार्म। ठीक है, तो वीक दिख रहा है स्टॉक, शॉर्ट टर्म भी, चार्ट्स पर भी, और रिजल्ट्स भी उस वीकनेस को पूरा सपोर्ट करते हुए आपको दिखाई देंगे। अच्छा काबा साहब, इंडेक्स पर क्या राय है आपकी? फिलहाल तो हमने एक रेंज में ट्रेडिंग होते हुए देखी है, लेकिन कंसीडरिंग एशियन मार्केट्स हो या अमेरिका के फ्यूचर्स हो, संकेत अच्छा नहीं दे रहे हैं। ऐसे में रिमेनिंग सेशन के लिए क्या रेंज आप निफ्टी पर देख रहे हैं और कोई ट्रेडिंग का सजेशन होगा क्या? देखिए, स्ट्रेंथ तो नजर नहीं आती, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। हाँ, इतना है कि निफ्टी में 17,350 एक रेजिस्टेंस है, लोअर लेवल पॉसिबल है। कहां तक? 17,150, 130 ये एक जोन है, वहां तक स्लाइड होने की संभावना है निफ्टी में। फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ। और बैंक निफ्टी की बात करूं तो यहाँ पर भी वीकनेस है। रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में करीब 38,000 के आसपास है फ्यूचर्स में, और लोअर लेवल करीब 37,750 पॉसिबल है क्योंकि स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। इतनी दौड़ के बाद इंसान थकता है, तो यहाँ पर भी थकान सी नजर आ रही है और थोड़ा सेलिंग प्रेशर नजर आता है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही। ठीक है, चलिए तो स्टॉक्स पर फोकस कर लेते हैं। मार्केट्स तेज नहीं दिख रहे हैं रिमेनिंग सेशन के लिए। गाबा साहब को थोड़ी थकान दिख रही है। गाबा साहब, फिर स्टॉक्स आपने कुछ आइडेंटिफाई किए हैं क्या? मुझे एक स्टॉक अच्छा लगता है जो सुबह में मैंने आइडेंटिफाई किया था, वो था आरईसी। यहाँ पर भी तेजी है आरईसी में। यहाँ पर मुझे लगता है स्टॉक होना चाहिए 133 का ऑन द अपसाइड, करीब 136, 137 पॉसिबल है आरईसी। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त वो है एनटीपीसी। यहाँ पर तेजी है, 150 अगर स्टॉप लगाकर चले तो 162 पॉसिबिलिटी है एनटीपीसी। तो एनटीपीसी और आरईसी, ये दो स्टॉक्स गाबा साहब ने सजेस्ट किए। एनटीपीसी इनफैक्ट काफी अच्छे मोमेंटम में पिछले कुछ मिनटों के दौरान ही तेजी आती हुई दिखी और अब स्टॉक एक सडन मूव के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है 159 के लेवल्स पर। दोनों ही सरकारी कंपनियां गाबा साहब ने चुनी है ट्रेडिंग के लिए। लेकिन चलिए मिड कैप्स का हाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इंडेक्स, हालांकि जब हमने स्टॉक्स निकाले थे मिड कैप्स के तब इंडेक्स भी ऑलमोस्ट 0.5% ऊपर था, अब इंडेक्स फ्लैट ट्रेड कर रहा है। तो
स्टॉक्स ऊपर नीचे जरूर हुए हैं, लेकिन शुरुआत करेंगे सरकारी बैंकों से। सरकारी बैंकों में काफी खरीदारी आज जमकर हो रही है और पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, सभी सरकारी बैंक मजबूत है। 5% तक के मूव्स आपको इन स्टॉक्स में दिख रहे हैं। प्राइवेट बैंक्स भी पीछे नहीं है। आरबीएल बैंक, फेडरल बैंक जैसे स्टॉक्स तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। यस बैंक में खबरों के चलते तेजी बनी हुई है। एनबीएफसीज में होम फर्स्ट, एलआईसी हाउसिंग, उज्जीवन, रेपको होम फाइनेंस ये तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। इनफैक्ट एनबीएफसीज में सेलेक्टिव स्टॉक्स में खरीदारी दिखेगी आपको आज के सत्र में, लेकिन 3% तक के मूव्स इन स्टॉक्स में है। क्रूड जो फिसला है $100 के नीचे $85 तक की चर्चा शुरू हो चुकी है, उसका फायदा मिल रहा है पेंट स्टॉक्स को। इंडिको पेंट 60% ऊपर, नैरोलैक 17% हो चुका है। हालांकि नैरोलैक के साथ अर्निंग का भी ट्रिगर है, लेकिन बर्जर पेंट 3.5% ऊपर, शालीमार पेंट्स भी 5% ऊपर कारोबार कर रहा है। टायर स्टॉक्स में तेजी है। जेके टायर, सीएट, अपोलो टायर्स, गुडियर, टीवीएस, श्री चक्रा सभी टायर स्टॉक्स तेजी दिखा रहे हैं। 8% ऊपर आकर जेके टायर कारोबार कर रहा है। आईटी में आपको सॉफ्टनेस दिखाई देगी। फर्स्ट सोर्स, मास्टेक, कोफोर्ज और बिरला सॉफ्ट आईटी पे इनफैक्ट नजर रखिए, हो सकता है वीकनेस और एक्सटेंड होती हुई दिखे, कंसीडरिंग कि नेस्डेक फ्यूचर जो कि आईटी स्टॉक्स को कॉन्स्टिट्यूट करता है, वहां पर आपको डाउ फ्यूचर्स के मुकाबले ज्यादा वीकनेस दिख रही है। इसके अलावा रियल्टी स्टॉक्स भी सॉफ्ट है। गोदरेज प्रॉपर्टीज रिजल्ट्स आए थोड़ी देर पहले। इसके अलावा सनटेक रियलिटी, प्रेस्टीज एस्टेट्स और मैक्रोटेक डेवलपर्स यहाँ भी 3.5% तक की गिरावट दिख रही है। गाबा साहब, टायर स्टॉक्स देखिए एक बारी, हालांकि ऑलरेडी ये 7% ऊपर आ चुके हैं, फिर चाहे वो जेके टायर हो, सीएट हो, अपोलो टायर हो, कोई अपॉर्चुनिटी किसी टायर स्टॉक में दिख रही है क्या? तो जेके टायर तक अच्छा आपको मिला है, थोड़ा स्ट्रेच हुआ है, थोड़ा रिस्की है इस वक्त, लेकिन यस अपू ऑन है जेके टायर्स में। रही बात सीएट की, मैं चार्ट सीएट का निकाल देता हूँ। सीएट का जो चार्ट है उसके हिसाब से अपू है यहाँ पर। 1300 का स्टॉप लगाना चाहिए। ऑन द अपसाइड 1380 टू 1400 जोन से एक पॉसिबिलिटी है। आई थिंक सीएट में एक बेहतर ट्रेंड बनता है। ओके, तो सीएट और जेके टायर दोनों ही दिन के ऊपरी स्तरों पर हैं, लेकिन नए ट्रेड के हिसाब से सीएट गाबस आपको बेहतर दिख रहा है, जो 1332 पर कर रहा है ट्रेड। आज ऑटो स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं, लेकिन ऑटो इंसलरी में खरीदारी है और ऑटो स्पेस में अशोक लेलैंड आपको गिरावट में कारोबार करते हुए दिखाई देगा, क्योंकि कल नतीजे आए थे और नतीजे जो है वो मिले जुले रहे हैं अशोक लेलैंड के। पहली तिमाही में जो कंपनी की आय है वो 144% बढ़ी है, साथ ही कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई है, लेकिन मार्जिन पर आपको दबाव दिखेगा इस बार के नतीजों में। लेकिन दबाव क्यों रहा है मार्जिन पर, आगे का आउटलुक क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए कंपनी के सीएफओ गोपाल महादेवन हमारे साथ मौजूद हैं। मिस्टर महादेवन, नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो आगे का आउटलुक जानना चाहेंगे। मार्जिन आपके प्रेशर में रहे हैं, उसके पीछे कई सारे रीजंस हालांकि हो सकते हैं। कॉस्ट एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, लेकिन क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस को लेकर थोड़ा सा रिलीफ है, मेटल कीमतें क्योंकि कम हुई हैं, स्टील प्राइसेस कम हुए हैं, ऐसे में आगे का आउटलुक क्या है इस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए? आउटलुक काफी पॉजिटिव है, primarily because steel prices are coming up very sharply पहले, so this is going to be very positive on the margin side. दूसरा पॉइंट है कि डिमांड अभी ग्रो हो रहा है और वॉल्यूम्स भी बढ़ा रहे हैं, तो हाँ कंपनी का वॉल्यूम्स भी काफी बढ़ा रहे हैं। तो इफ यू लुक एट इट, our volumes have the industry volume had grown at nearly 160%, whereas our volumes in Q1 had been at almost 189% growth. So we are growing much faster. Our market share is about 30% for 2 sequential quarters. And we are very, with the products that we've launched and the Avatar range and also the Bada Dost, I think they are doing very well. The third reason for that is also that we are seeing improvement in pricing. Quarter on quarter, हमने price increase किए थे and they are retaining well, even though we are growing the market share. So this is very important. So we are able to grow the market share profitably. This quarter, the margin pressure was there because steel prices did go up in Q1. And so we saw the effect of that happening, and also because of the mix. But going forward, we believe that the industry should grow and the profitability should be better. And the company's profitability also will be better because of operating leverage and the cost reduction initiatives that the company is continuously taking. अच्छा मिस्टर महादेवन, अगर हम सेल्स की बात करें तो पिछले कुछ महीनों में 2 ट्रेंड्स क्लियरली आइडेंटिफाई हुए हैं। एक तो पैसेंजर व्हीकल्स की डिमांड बढ़ी है और साथ ही कमर्शियल व्हीकल्स की डिमांड बढ़ी है। और इस बार अगर हम जुलाई के नंबर्स भी देखें तो खासकर से जो हैवी ट्रक साइड है वहां डिमांड काफी बेहतर रही है। तो ऐसे में आगे का डिमांड आउटलुक कैसा दिख रहा है?
the rating agencies, उनका forecast है कि ये for the full year, commercial vehicle industry 15 to 18% grow होगा, and we believe that will happen for 2-3 reasons. पहले की 2 बरस में कुछ demand नहीं था, COVID के reason के लिए, but after that we are now seeing that the demand is coming back. The axle load norms पर 25% का additional capacity जो था वो भी अभी काफी सुधर गए. So there is no additional capacity that is available. The third one is, the shift of vehicles from BS4 to BS6. I think end customers, they prefer BS6 vehicles, and there is a positive development on that. Fourthly, we are also seeing the growth in the ICV segment. अभी GST 2017 में हुआ था, so उसी कारण में there is a trifurcation that has happened. Long haul एक segment हो गया, intermediate एक segment हो गया, light commercial vehicle, the short haul तीसरा segment हो गया. So we are also seeing LCV grow because e-commerce अभी काफी बढ़ावा चल रहा है वो segment पे. So we are seeing growth in MHCV, ICV as well as LCV. अच्छा, इसके अलावा मिस्टर महादेवन, आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर स्ट्रेटेजी क्या है? हालांकि आपकी जो यूनिट है स्विच मोबिलिटी, वो हमने लगातार प्रोडक्ट्स आते हुए देखे हैं, एक नया प्रोडक्ट आप लॉन्च करने भी वाले हैं, लेकिन फंड रेजिंग को लेकर कोई प्लानिंग है क्या इलेक्ट्रिक बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए? We are, you are absolutely right. We are looking at, we are in high level of discussions with investors for closure of equity funding. Let's hope, we are able to make an announcement. The EV is very, very important for us. So, उसी कारण के लिए हमने पूरा EV operations Switch के अंदर लगा है. So, Switch is headquartered in UK, and then we have Switch India, and then we also have हमने एक और सर्विस भी करते हैं वो ईवी में, वो e-mobility as a service, EMAS. So we have over 600 buses of orders currently, BMTC का है, and then we have got the BEST and then a couple of private orders. So our people are looking at further orders coming in. EV is a very, very important segment for us. So we, as there are developments in this, under Switch, we will certainly let you know. चलिए, शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए सीएनबीसी आवाज से. गुड लक आपको आगे के लिए. हालांकि स्टॉक अगर आप देखेंगे तो रिजल्ट से पहले ऑलरेडी इतना चल चुका था कि प्रॉफिट टेकिंग का भी ये रिएक्शन है स्टॉक में ट्रेडर्स की ओर से, इसीलिए दिन के निचले स्तरों पर 4.25% नीचे फिलहाल ट्रेडिंग इसमें हो रही है. रुकने चलिए इसी के साथ एक ब्रेक के लिए. ब्रेक के उस पार आप देखिए आवाज पर देश का अमृत रत्न, एक खास सेगमेंट, एक छोटे से ब्रेक के बाद.